नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक लंबे गैप के बाद अपना एक बार फिर से मिलना हुआ साथियों। साथियों देखिएगा, वैसे तो आर्थिक समीक्षा अपनी चल रही थी, लेकिन आर्थिक समीक्षा की पीडीएफ है वो सुभाष सर ने आपको अवेलेबल करवा दी है ऐप पर फ्री, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। तो वहां अपन डिस्कस कर लेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। सिलेबस में सेकंड ग्रेड एसएसटी के सिलेबस में इकोनॉमिक्स में कुछ चेंजेज हुए हैं। कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो अपने लिए बेनिफिशियल हैं। जी हाँ, मैं बेनिफिशियल उनको मानूंगा। क्या क्या चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस के कारण अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, उसी की बात अपन आज की क्लास में करेंगे। और एक नए टॉपिक के साथ अपन एक बार फिर से अपना ये कॉन्सेप्ट है वो शुरू कर रहे हैं। जल्द ही कुछ दिनों में अपनी ये क्लास अपन फिनिश करके अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए साथियों जुड़ते हैं, देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या अमेंडमेंट, क्या क्या चेंजेस आए। इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके सामने है। सेकंड ग्रेड एसएसटी में इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है उसकी मैं बात करूंगा आपके साथ। देखिएगा, नेशनल इनकम अपन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसे राष्ट्रीय आय अपन कहते हैं। यानी हिंदी में कहूं तो ये राष्ट्रीय आय का टॉपिक हो गया। राष्ट्रीय आय। दूसरा, कंजप्शन फंक्शन। यानी कंजप्शन का मतलब हो गया उपभोग फलन। उपभोग फलन के संदर्भ में मैंने आपको बता दिया। इन्फ्लेशन दे रखा है, यानी इन्फ्लेशन का मतलब परिवर्तन या भाव है, वो चीजें अपन ने पढ़ ली। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, मांग अपन पढ़ चुके हैं। सप्लाई अपन पढ़ चुके हैं। इलास्टिसिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी उपभोक्ता का संतुलन और मांग में लोच, इस टॉपिक को भी अपन यहां डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक को भी अपन पढ़े चुके हैं। मांग लोच क्या होती है, मांग की लोच ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है, ये सारी चीजें अपन चर्चा में ले चुके हैं। फिर बात करता हूं, देखिएगा ये यूनिट आपके लिए नई जुड़ी है, बिल्कुल नई है और अच्छी यूनिट है, नंबर देने वाली यूनिट है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमें ज्ञात करने हैं, जिसमें अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड, इसे अपन हिंदी में बोलते हैं मध्य, मध्य प्लस मध्यका, या इसको मैं माध्यिका बोल सकता हूं, प्लस बहुलक। तीन महत्वपूर्ण चीजें अपने सिलेबस में ऐड हुई हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिसिट बजट, बजट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से एक लंबी क्लासेज जब मैंने आपको अवेलेबल करवाई है, तो बजट में उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला साथियों। बजट की बेसिक थ्योरी है, उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति के विभिन्न स्वरूप हैं वो अपन देख चुके हैं M1 M2 M3 के कॉन्सेप्ट में। क्रेडिट क्रिएशन, उधार का निर्माण। मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, यानी मुद्रा को नियंत्रित करने के उपाय हैं, वो भी अपने जो मौद्रिक नीतियां हैं उसके अंदर डिस्कस किया था, वही चीजें हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुअर्टी, गरीबी पर अपन अच्छी खासी क्लास ले चुके हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये तो हो गया गरीबी और ये हो गया बेरोजगारी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ये एक नई चीज जुड़ी है आपके सिलेबस में, HDI। और एक क्या है, साइकोलॉजी क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, PQLI। ये दो चीजें अपन डिस्कस करेंगे और अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेवलपमेंट अपने पास है एंड ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन, हरित लेखांकन। नेक्स्ट है नीति आयोग, तो नीति आयोग अपन पढ़ चुके हैं। तो मूलतः अगर मैं कहूं कि इस सिलेबस में हमें किन किन चीजों को डिस्कस करना है, किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं साथियों। हमें नई चीजें क्या पढ़नी है, अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर नई चीजों की, तो नई चीजें मुझे क्या पढ़नी है, उस संदर्भ में मैं बात करता हूं आपके साथ।
एक मिनट साथियों, नई चीजों के संदर्भ में जो अपने सिलेबस में नई चीजें ऐड हुई हैं उनके बारे में बात करता हूं। देखिएगा, एक तो हमें पता करना है एचडीआई, किसके बारे में पढ़ना है हमें, एचडीआई के टॉपिक को ढंग से डिस्कस करना है। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव मानव विकास सूचकांक, एक तो आपको यह पढ़ना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको एक चीज अपने सिलेबस में दे रखी है जिसका संबंध किसके साथ है, जिसका संबंध पी क्यू एल आई से अपन को दे रखा है, पी क्यू एल आई, यानी इसको बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, यानी मैं बोल सकता हूं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ये टॉपिक अपने पास दे रखा है जो किससे संबंधित है। अभी अगर इसको मैं लिखूं तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये अपने सिलेबस में टॉपिक दे रखा है। ये क्या है, दो टॉपिक तो हमें ये पढ़ने हैं। इसके अलावा एक अपन को ग्रीन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी दे रखा है। कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है, तीसरा टॉपिक, हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग, हरित लेखांकन। और कुछ पोर्शन अपने सिलेबस में प्यारे साथियों किसका दे रखा है, जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी का पोर्शन है, वो अपने सिलेबस में दे रखा है। सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है, देखिएगा, सांख्यिकी में हमें पढ़ना है एक तो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अपन को फिक्स टॉपिक दे रखे हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। अपन को पूछा है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में, एक तो समांतर माध्य पूछा है, समांतर माध्य को साथियों अपन डिनोट करते हैं एक्स बार से, किसे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। दूसरा अपन को मध्य का, या मैं इसको बोल सकता हूं माध्यिका, माध्यिका, इसको अपन डिनोट करते हैं एम से। और तीसरी चीज जो अपने सिलेबस में है वो है बहुलक। बहुलक का दूसरा नाम होता है भूयिष्ठिक, भूयिष्ठक, भूयिष्ठक। और इस भूयिष्ठक को अपन डिनोट करते हैं जेड से। तीन चीजें अपने सिलेबस में ये, तो ये चीजें हैं। बाकी सिलेबस में देखिएगा टॉपिक आपके सारे डाले हुए हैं, जो टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है उनको ज्यादा आप मत ध्यान दीजिएगा, ज्यादा चीजें आपको गौर नहीं करनी, जो चीजें सिलेबस में उन्हीं को पढ़ के चलिएगा। बाकी बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस में डाली गई हैं, तो ये इतनी सारी चीजें हैं, इनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। देखिएगा ये है क्या, इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। है क्या, इसको पहले समझना जरूरी है। देखिएगा साथियों, एक राष्ट्र की मैं बात करूं, एक देश की बात करूं, तो उस देश में
हम अगर उस देश की प्रोग्रेस की बात करें कि देश में कितनी आर्थिक समृद्धि हुई, आर्थिक समृद्धि का मतलब देश कितना डेवलप हुआ, इसका आंकलन हम किसके आधार पर करते हैं बताइएगा? राष्ट्रीय आय के आधार पर करते हैं। सिंपल सी थ्योरी समझिएगा, अगर आप उस चीज को समझ पाते हो तो इसमें समझने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। यानी राष्ट्र की विकास की प्रगति, राष्ट्र की विकास प्रगति, विकास प्रगति को देश की, राष्ट्र की विकास प्रगति को देश की राष्ट्रीय आय से मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय से मापा जा सकता है। बिल्कुल मापा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय है वो क्या है साथियों? प्रवाह है, स्टॉक नहीं है। वो एक टाइम पीरियड के दौरान जो आर्थिक संवृद्धि हुई है उसी को बताता है, इसीलिए इसको अपन प्रवाह बोलते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या आप ये पूर्ण तरीके से आश्वस्त हो सकते हो क्या कि उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं, उसमें निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ? क्या वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी गरीबी खत्म हो गई क्या राष्ट्रीय आय बढ़ने से? क्या वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो गया क्या राष्ट्रीय आय के बढ़ने से? क्या जहां वो लोग रह रहे हैं उनके शिक्षा में सुधार हो गया क्या राष्ट्रीय आय के बढ़ने से? क्या राष्ट्रीय आय की वृद्धि वहां पर रहने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की गारंटी है क्या? बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूं उस चीज को समझिएगा। मैं आपके सामने एक चीज शेयर कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय व मानव आर्थिक विकास, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय आय व मानव आर्थिक विकास में, राष्ट्रीय आय व मानव आर्थिक विकास में दोनों में सकारात्मक संबंध तो है साथियों। दोनों में कैसा रिलेशन है? दोनों में रिलेशन तो कैसा है? सकारात्मक है। दोनों में सकारात्मक संबंध तो है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि कभी भी मानवीय आर्थिक विकास की पूर्ण गारंटी नहीं देती। आप ये नहीं बोल सकते कि जब जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तब तक वहां रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। अब देखिएगा, मैं यहां मानव आर्थिक विकास की बात करूंगा तो कुछ पैमाने तय करूंगा, मैं कुछ ऐसे इंडेक्स तय करूंगा जिनके आधार पर अपन मानव आर्थिक विकास को मापेंगे। कैसे? मानव आर्थिक विकास को मापने में कई चीजें शामिल होती हैं। कई चीजें क्या शामिल होती है मैं यहां रख रहा हूं, देखिएगा। मानव आर्थिक विकास में अपन रखते हैं एक तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा स्तर नंबर एक बात। दूसरी चीज इसमें अपन क्या रखेंगे? जीवन प्रत्याशा, व्यक्ति कितने साल राजी खुशी जिंदगी काटता है, जिंदा रहता है। और तीसरे स्तर पर अपन बात करेंगे लिविंग स्टैंडर्ड, मानव की आय को अपन बोल सकते हैं, आय के जरिए को अपन बोल सकते हैं, रहन सहन बोल सकते हैं, या प्रति व्यक्ति आय बोल सकते हैं। रहन सहन, इसको मैं लिविंग स्टैंडर्ड बोलता हूं, या इसका संबंध होता है वो आय के साथ होता है तो प्रति व्यक्ति आय। अब ध्यान देने वाली बात यह है साथियों, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तो डायरेक्ट संबंध है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तो डायरेक्ट संबंध कैसे है मुझे बताइएगा। जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको निकालना बताया था, वो कैसे निकलती है देखिएगा। प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का कॉन्सेप्ट होता है प्रति व्यक्ति आय निकलेगी राष्ट्र की आय यानी राष्ट्रीय आय
राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, बोलिए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय। यानी एक देश ने जो कुछ भी कमाया वो उसकी राष्ट्रीय आय होगी, उसमें आप कुल जनसंख्या का भाग लगाते हो तो प्रति व्यक्ति ने कितना कमाया वो आ गया, लेकिन एक व्यक्ति ने कितना कमाया वो आप एवरेज आधार पर निकाल रहे हो। क्या वो गारंटी है क्या एक देश में रहने वाले व्यक्तियों की आर्थिक विकास की? बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो मैं आपको यहां क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिएगा। मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि राष्ट्रीय आय आर्थिक मानवीय आर्थिक विकास को बढ़ाने का एकमात्र पहलू है। आप ये नहीं बोल सकते कि राष्ट्रीय आय बढ़ी तो इसका मतलब वहां पे रहने वाले व्यक्तियों का जीवन स्तर है उसमें सुधार हो गया। आर्थिक विकास, मानवीय आर्थिक विकास मुख्यतः इन घटकों पर निर्भर करता है। आप इन सभी घटकों को ध्यान में रख करके अगर मानवीय विकास की बात करते हो तो साथियों वो ज्ञात करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? वो ज्ञात करने के लिए हमें मानव विकास सूचकांक की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है? तो मैंने यहां आपको मानव विकास सूचकांक तक लाने का प्रयास किया है। मानव विकास सूचकांक एक मनुष्य के, एक मानव के संपूर्ण विकास को सूचकांक के रूप में बताता है। संपूर्ण विकास का मतलब हो गया उसमें उसकी आय भी शामिल होगी, उसका रहन सहन भी शामिल होगा, एक व्यक्ति साधारणतः कितने साल जिंदा रहता है उसकी जिंदगी भी शामिल होगी, और उसका शिक्षा का स्तर भी शामिल होगा। इन सभी चीजों को मिलाकर के अपन क्या बनाते हैं? मानव आर्थिक विकास बनाते हैं। और मानव आर्थिक विकास का आंकलन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मानव विकास सूचकांक का उपयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से ये चीज आपके बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, कहीं कोई समस्या नहीं रही होगी। तो देखिएगा अपन ने अभी तक बात क्या की, मैंने आपको यह बताया राष्ट्र की विकास प्रगति को देश की राष्ट्रीय आय के माध्यम से मापा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। राष्ट्र की आय और मानव आर्थिक विकास में सकारात्मक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सकारात्मक संबंध होता है। लेकिन अब मैं यहां जो बात लिख रहा हूं वो समझने का प्रयास कीजिएगा। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग मानव के संपूर्ण पक्षों के विकास, मानव के संपूर्ण पक्षों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। मापने के लिए किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो उस देश में एचडीआई भी ज्यादा हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि आपको तीन चीजें देखनी पड़ेगी यहां। जबकि प्रति व्यक्ति आय तो उसका एक हिस्सा हुआ, तो जो देश छोटे होंगे जहां एजुकेशन ज्यादा होगी, जिन देशों में मैं बोल सकता हूं कि संसाधन की भरपूर मात्रा है बजाय जनसंख्या की, उन देशों का ही एचडीआई ज्यादा मिलेगा। अब चाहे प्रति व्यक्ति आय कहीं की भी ज्यादा हो, उसका इसमें कोई फैक्ट नहीं है, उससे संबंधित अपन बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, तो इस चीज को आप जरूर दिमाग में रखेंगे। तो मानव विकास सूचकांक का प्रयोग मानव के संपूर्ण पक्षों के विकास को मापने के लिए किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, इसको आप ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट को नोट कीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई? तो ध्यान दीजिएगा, सन 1990 में इसकी जो जनक हैं वो पाकिस्तान के महबूब उल हक को माना जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ योगदान भारत के अमर्त्य सेन, भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री
जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, उनका भी योगदान है, लेकिन महत्वपूर्ण नाम पूछा जाए तो किसका आता है? महबूब उल हक का आता है। तो सेकंड फैक्ट मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूं। सेकंड महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? मानव विकास सूचकांक अवधारणा का जनक मूलतः महबूब उल हक। महबूब उल हक कहां से है? पाक से है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का जनक महबूब उल हक को माना जाता है, और इनके जो प्रमुख सहयोगी अर्थशास्त्री रहे हैं वो कौन रहे हैं? अमर्त्य सेन। इनके प्रमुख सहयोगी अर्थशास्त्री इनके प्रमुख सहयोगी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। रहे हैं। क्लियर है? महत्वपूर्ण बात, ये अवधारणा कब विकसित की गई? तो ध्यान देखिएगा, सन 1990 में। सन 1990 में इस अवधारणा का सन 1990 में इस अवधारणा का विकास किया गया। सन 1990 में महबूब उल हक पाकिस्तान के द्वारा इस अवधारणा को प्रतिपादित किया गया। तो मूलतः इनके जनक कौन माने जाते हैं? महबूब उल हक माने जाते हैं, लेकिन इनके सहयोगी अर्थशास्त्री में किसका नाम आता है? अमर्त्य सेन का नाम आता है। सन 1990 में इस अवधारणा का क्या किया गया? विकास किया गया। इस अवधारणा का क्या किया गया साथियों? विकास किया गया। अब देखिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण मैं बात करता हूं कि एचडीआई को मापने का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मापने का आधार क्या है, वो उस आधार की मैं बात करता हूं। इतनी चीज आपने लिख ली होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। उसके बाद मैं आगे चल रहा हूं। एचडीआई को मापने का आधार क्या है? यानी किसी देश की एचडीआई आप माप रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माप रहे हो, तो उसे मापने का आधार अपने पास क्या है? तो एचडीआई को जारी करने का, इसको मापने के जो आधार हैं वो 3 आधार मैंने आपको बताए। नंबर 1, जिसे मैं क्या बोल सकता हूं? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। इसी का दूसरा नाम होता है दीर्घायु। कितने साल आप जिंदा रहो। तीसरा नाम इसी का संबंध होता है स्वास्थ्य के साथ, यानी आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो मूलतः नाम जो काम में लिया जाता है वो जीवन प्रत्याशा का नाम इसमें लिया जाता है। क्लियर है? पहला आधार हो गया। दूसरा आधार अपन लेंगे ज्ञान या शिक्षा का स्तर। सेकंड बेस
थर्ड बेस। सेकंड बेस क्या लेंगे? ज्ञान या शिक्षा का स्तर। ज्ञान या शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा, दीर्घायु या स्वास्थ्य, ज्ञान और शिक्षा का क्या है स्तर। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इसमें अपन काम में लेंगे वो चीज क्या है, जिसे अपन ने बोल दिया रहन सहन का स्तर या जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, जिसे प्रति व्यक्ति आय से मापते हैं अपन। जीवन स्तर, इसी को अपन बोलते हैं साथियों रहन सहन स्तर। और तीसरी चीज जिसका संबंध होता है प्रति व्यक्ति आय से। तो मूलतः नाम क्या काम में लिए जाते हैं और उनके प्राइवेसी शब्द क्या हैं, वो चीज मैंने आपके सामने लिख दी है, तो ये चीज आप नोट कीजिएगा। एचडीआई को मापने के आधार, एचडीआई किन किन आधारों पर मापा जाता है, तो ऑप्शन आ जाए जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब क्या हो गया, रहन सहन, जिसको लिविंग स्टैंडर्ड अपन बोलते हैं। इन तीनों को मिलाकर के ही, इन तीनों को जोड़ करके ही अपन एचडीआई का माप करते हैं, एचडीआई का मापन किया जाता है। क्लियर है? तो एचडीआई को कैसे मापा जाएगा, ये चीज इसमें आपके कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कि एचडीआई का मापन वर्तमान में कौन करता है। वर्तमान स्तर पर, वर्तमान समय में एचडीआई का मापन कौन करता है, तो यूएनओ यानी यूनाइटेड जो नेशन है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, उस संघ के एक विशेष प्रकार के कार्यक्रम जिसको अपन क्या बोलते हैं यूएनडीपी, यूएनडीपी के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो अपन बोल सकते हैं एचडीआई है, इसको ज्ञात करने का काम में किया जाता है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, वैश्विक स्तर पर यूएनओ के विशेष कार्यक्रम या विशेष अथॉरिटी अपन बोल सकते हैं यूएनडीपी। यूएन का मतलब यूनाइटेड नेशन, डी का मतलब हो गया डेवलपमेंट, और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम्स। यानी अपन बोल सकते हैं संयुक्त राज्य या संयुक्त स्तर पर जो अपने विकास कार्यक्रम है, उस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही इसका मापन किया जाता है। तो यही चीज मैं अगले पॉइंट में लिख रहा हूं आपके सामने। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर एचडीआई को मापने, वैश्विक स्तर पर एचडीआई को मापने का कार्य, वैश्विक स्तर पर एचडीआई को मापने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है बताइएगा। वैश्विक स्तर पर इसको मापने का जो कार्य है वो यूएनओ, यूएनओ के यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र, यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है अपनी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
के द्वारा किया जाता है। यानी वैश्विक स्तर पर एचडीआई को मापने का, इसके आंकड़े जारी करने का काम यूएनओ के यूएनडीपी एक विशेष प्रकार का संगठन है जो वैश्विक स्तर पर, देखिएगा, एक तो जो बाल श्रम है उसको रोकने का काम यही करता है। वैश्विक स्तर पर अन्य प्रकार के कोई अपन बोल सकते हैं कि फंडिंग देने का जो काम है, वैश्विक स्तर के जो कार्यक्रम है उनसे संबंधित काम भी यही करता है। तो इसी के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो है वो एचडीआई के माप भी जारी किए जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ कि एचडीआई के माप क्या हैं। देखिएगा, एचडीआई के जो डाटा हैं वो वर्ष 2020 तक के अवेलेबल हैं। वर्ष 2021 और 22 के जो डाटा हैं वो आपको अवेलेबल होंगे जून के एंड में, यानी अभी जो जून चल रहा है अभी महीना, इसके एंडिंग सेशन में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अभी जो अपने पास डाटा है उनकी मैं बात करता हूं, तो देखिएगा, सबसे पहली बात इसके संदर्भ में अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक तो भारत के संदर्भ में जो मूल मूल पॉइंट है उनकी मैं बात करता हूं। वर्ष 2019 में, अच्छा, इसको मापने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है, देखिएगा, वो चीज मैं पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इसमें देशों को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है। एक महत्वपूर्ण बात, जो एचडीआई का माप है वो 0 से 1 के मध्य आता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? एचडीआई का माप 0 से 1 के मध्य, एचडीआई का माप 0 से 1 के मध्य प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है, यानी 0 से लेकर के 1 के बीच में आता है। तो इस आधार पर यहां कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी क्या बनाएगी, उस कैटेगरी की मैं बात करता हूं। कैटेगरी है निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च। कैटेगरी क्या क्या बनाएगी इस बेस पर? निम्न, मध्यम, उच्च और अति उच्च, ये 4 प्रकार की कैटेगरी डिवाइड की गई है इसके आंकलन के आधार पर। तो देखिएगा, इसको आंकलन का आधार क्या है और किस आधार पर 4 कैटेगरी बनाएगी। सबसे पहली बात, जिन राष्ट्रों का एचडीआई 0.00 से लेकर के 0.540 तक है, यानी जिन राष्ट्रों का एचडीआई 0.00 से लेकर के 0.0540 तक है। कहां तक है? 540 तक है। 0.00 से लेकर के 0.540 तक, यानी 540 तक अपन मान सकते हैं, वहां तक है वो तो निम्न कैटेगरी के देश हो जाएंगे। उसके बाद जिनका इससे ऊपर है, यानी 541 से लेकर के 699 तक है, यानी जिन देशों का कैडर 0.541 से लेकर के 0.699, यानी 541 से 0.699 तक है, वो कौन से में आ जाएंगे? मध्य में आ जाएंगे। और उसके बाद मैं बात करूं थर्ड कैडर की, तो थर्ड कैडर में वो देश आएंगे जो 700 से लेकर के 790 तक की श्रेणी में आते हैं, यानी 0.700 से लेकर के
0.790 तक, और फाइनली जो इस कैडर में आएंगे अति उच्च में वो आएंगे 0.791 से लेकर के 1 तक, 791 से लेकर के और कहां तक आ जाएंगे 1.00 तक आ जाएंगे। ये कैडर है जो हमें ध्यान में रखना है कि एचडीआई को मापने के लिए वैश्विक स्तर पर पैमाना तय किया गया है, माप 0 से 1 के बीच में। जो 0 के नजदीक हैं उनका एचडीआई सबसे कम, जो 1 के ज्यादा नजदीक है उनका एचडीआई सबसे ज्यादा। तो ध्यान देने वाली बात है, निम्न में अपन रखेंगे 0.00 से शुरू करके 0.540 तक। दूसरा मध्य में 541 से लेकर के 0.699 तक। उच्च में अपन रखेंगे 7 से लेकर के 790 तक, और अति उच्च में अपन रखेंगे 791 से लेकर के 1 तक। तो ये कैडर है, इस कैडर को फटाफट नोट कीजिएगा कि क्या कैडर इसका रखा गया है मापने का। ये कैडर रखा गया है निम्न में 0.00 से 0.540 तक, मध्य में है 0.541 से लेकर के 0.541 से लेकर के 0.699 तक, और उच्च में है 0.700 से लेकर के 0.799 तक, और अति उच्च में अपन शामिल करते हैं 0.791 से 1.00 तक के कैडर को शामिल करते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, अब कुछ एक महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, कुछ महत्वपूर्ण डाटा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत के लिए इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैं बात करूंगा, फिर वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण डाटा है उनकी अपन बात करेंगे। तो वर्ष 2019 की अगर मैं बात करूं, वर्ष 2019 में एचडीआई में भारत का 129वां स्थान था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो नोट करते जाइएगा अभी। वर्ष 2019 में भारत का एचडीआई में वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर 129वां स्थान था। वर्ष 2019 में भारत का एचडीआई में वैश्विक स्तर पर 129वां स्थान था। वर्ष 2019 की मैं बात कर रहा हूं। फिर मैं बात करूंगा वर्ष 2020 की। वर्ष 2020 में भारत का एचडीआई में वर्ष 2020 में भारत का एचडीआई में वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर पर 131वां वर्ष 2019 में 129वां, वर्ष 2020 में 131वां, और वर्ष 2021 और 22 मैंने आपको कहा पेंडिंग है। तो इनके डाटा भी हमें अभी जून लास्ट में मिल जाएंगे तो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। कौन से में मैं लिख देता हूं, वर्ष
2021 और वर्ष 2022 के डाटा अभी पेंडिंग है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जून के एंडिंग तक होंगे तो उस हिसाब से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। फिर मैं बात करूं भारत के संदर्भ की बात करें तो भारत में एचडीआई की रिपोर्ट है वो कौन प्रस्तुत करता है? भारत में एचडीआई की रिपोर्ट पहले प्रस्तुत करता था योजना आयोग, वर्तमान में फिर कौन कर रहा है? अभी सीधी सी बात है, नीति आयोग के द्वारा की जा रही। इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। तो ये लाइन आप जरूर ऐड कीजिएगा। भारत में भारत में एचडीआई की रिपोर्ट योजना आयोग, भारत में एचडीआई की रिपोर्ट योजना आयोग के द्वारा जारी की जाती थी। जो काम वर्तमान में कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। ये चर्चा साथियों अपनी अगली क्लास में भी जारी रहेगी। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।